जय हिंद साथियों, मैं किरण शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जो राजस्थान में वनपाल की भर्ती आने वाली है। जैसा आप सभी को पता है कि 6 जनवरी यानी आज से अपने आवेदन स्टार्ट हो गए हैं और 4 फरवरी तक वो अपने आवेदन जारी रहेंगे। तो उसी रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं कि उसमें जो आपकी योग्यता है वो क्या चाहिए, कब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, कुल पदों की संख्या क्या है ना, एज क्या होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कितने समय में आपका पेपर होगा, मतलब जितनी भी इससे जुड़ी जानकारी हो जाती है वो सारी ही हम इस एक वीडियो में कवर कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए। तो लिखा गया है कि जो अपना पद है वो वनपाल का पद है और गैर अनुसूचित है ना, गैर अनुसूचित क्षेत्र के यहाँ पर 218 और अनुसूचित क्षेत्र के 46 पद है और कुल पद यहाँ पर अपने 259 पद हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 259 पद यहाँ पर हो जाते हैं। उसके बाद आपको पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो पहली बात तो इसमें लिखी गई है ये कि आपने मतलब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सरकार द्वारा समकक्ष घोषित सीनियर सेकेंडरी, मतलब आप 12वीं पास होने चाहिए हैं। ठीक है भाई, इसके लिए आपकी 12वीं पास मार्कशीट चाहिए 12वीं की, मतलब आप 12वीं पास होने चाहिए। उसके अलावा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। देवनागरी लिपि वही लिपि जो अपन हिंदी जिसको बोलते हैं उसी को देवनागरी बोला जाता है। मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, तो सेम ही है। उसके बाद है चलिए आगे चलते हैं। तो उसके बाद अपना आगे लिखा गया है इसमें, तो अगर पात्रता की बात करूं तो आप 12वीं पास होने चाहिए प्लस 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 एक चीज और जो इसमें नहीं लिखी गई है वो है आपका सीईटी, कि आपको इसमें सीईटी की जरूरत पड़ेगी, है ना। और सीईटी 12वीं वाला चाहिए होगा, मतलब जो आपने 12वीं के लेवल पर सीईटी का एग्जाम दिया था वो आपका यहाँ पर चाहिए होगा। ठीक है भाई, चलिए। उसके अलावा बच्चे आगे अगर मैं बात करूं कि शारीरिक मापदंड और दक्षता परीक्षण में क्या रहेगा, तो अगर आप वनपाल के लिए आवेदन कर रहे हैं और आप किधर गया, हाँ, सामान्य से आते हैं, मतलब सामान्य में इसमें ऐसा कुछ इंगित नहीं किया गया है, पुरुष और महिला दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो आपकी हाइट मांगी है वनपाल में, सीधी भर्ती अभ्यर्थी विहित शारीरिक मापन करेगा। हाँ, तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है ये मेरे ख्याल से जनरल और ओबीसी के लिए लिखा गया है। जनरल और ओबीसी में जो लड़कों की हाइट चाहिए, जो लंबाई चाहिए लड़कों की, वो भैया हाइट चाहिए आपकी 163 सेंटीमीटर, और अगर आप लड़की हो तो आपकी हाइट चाहिए, लड़कों की हाइट 163 सेंटीमीटर चाहिए, 163 सेंटीमीटर लड़कों की हाइट चाहिए, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से आपको, और लड़कियों की 150 चाहिए। साथ ही जो सीना है सेंटीमीटर में वो लड़कों का 84 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाव के, और फैलाव इसमें 5 और ऐड कर लो, मतलब 87 सेंटीमीटर होना चाहिए फैलाव के साथ। वैसे ही लड़कियों का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाव के साथ अपना 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके सीने की मापदंड हो जाती है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति या फिर जनजाति या फिर नस्लें, असमिया, भूटानी, गढ़वाली, गोरखा, इन सब से आप बिलोंग करते हो, तो जो पुरुष की हाइट है वो 152 सेंटीमीटर मानी गई है, क्योंकि उधर जो लंबाई होती है वो कम होती है। ठीक है, और महिलाओं की 145 सेंटीमीटर यहाँ पर हाइट मांगी गई है। उसके अलावा पदचाल, तो पुरुष महिला अभ्यर्थी को क्रम से 16 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे के भीतर पैदल चलकर तय करनी होगी, मतलब जो आदमी है उनको 25 किलोमीटर और जो लड़कियां हैं उनको 16 किलोमीटर। तो बॉयज को जो अपने मैन हो जाते हैं उनको 25 किलोमीटर और जो गर्ल्स हो जाती है उनको 16 किलोमीटर चलना होगा 4 घंटे के अंदर। 4 घंटे के अंदर आपको ये दूरी तय करनी होगी। ठीक है भाई। शारीरिक दक्षता परीक्षण 23 के उपनियम 2 के अधीन गठित समिति द्वारा कराया जाएगा। ये तो इन्होंने अपना लिखा हुआ है ना, जो इनको उचित लगा। उसके बाद में अपन आते हैं कि आयु सीमा आपकी क्या रहेगी। तो जो आयु है वो आपकी आयु इसमें 18 से 24 साल रहने वाली है। लिखा नहीं गया है, कहाँ है,
2025 में 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यहाँ पर जो आपकी आयु सीमा रहने वाली है वो 18 से 24 साल 18 से 40 साल आपकी यहाँ पर आयु सीमा रहने वाली है। कितनी? 18 से 40 साल आपकी आयु सीमा रहने वाली है। वो आपका कैटेगरी के हिसाब से उसमें रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा पूर्व में विगत 3 वर्ष में वनपाल भर्ती नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अब अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। मतलब जो आपकी आयु सीमा है, मान लो कि आप मतलब ओवर एज हो गए हो 2 साल से या फिर 3 साल से, तब भी आप इस पेपर में बैठ पाओगे। मतलब यहाँ पर आपको 3 साल की छूट सभी को दी जा रही है। जैसे मानो कि जनरल में 24 साल चाहिए हो तो आप 27 के हो, आप आवेदन कर पाओगे। ओबीसी में 29 साल चाहिए हो, आप उसके बाद में 33 के हो तो आवेदन कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे इस सीमा को बढ़ाया गया है। मतलब जो अपनी न्यूनतम आयु सीमा है वो 18 होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। मतलब अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए, उससे ज्यादा है तो नहीं होगा। बस यहाँ पर 3 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप इसको मानकर चलिए कि अब 40 से बढ़ाकर इसको 43 कर दिया गया है। ठीक है भाई। हाँ, उसके अलावा ये इन्होंने अपना 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 लिख दिया है कि ये दी जाएगी, वो दी जाएगी, वो अलग। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सजा दी जाएगी। मतलब अगर आप गलत आवेदन कर देते हो या फिर आप कोई गड़बड़ी करते हो तब की बात है ये। उसके अलावा पंजीकरण शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अवधि यहाँ पर आपको दी गई है कि जो आप फार्म भर सकोगे वो कब से कब तक भर सकोगे। तो दिनांक 6 जनवरी से 4 फरवरी रात्रि 23:59, मतलब रात के 12 बजे के पहले तक आप इसमें आवेदन कर पाओगे। ठीक है, तो 6 जनवरी से आपके फार्म स्टार्ट हो जाएंगे और 4 फरवरी तक आप इनको भर पाओगे। ठीक है भैया। परीक्षा आयोजन की बात करूं तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑफलाइन पेपर होगा, जो अपना OM आधारित परीक्षा होगी। मतलब आपको जो अपनी OMR सीट दी जाती है ना, वो दी जाएगी, जिसमें अपन को गोल गोल गोले भरने होते हैं, वो वाली सीट, उसमें आपका ये पेपर कराया जाएगा। प्रवेश पत्र आपको जब पेपर होगा तब मिल ही जाएगा, तो प्रवेश पत्र के पछड़े में अभी नहीं पड़ते हैं, आगे आओ। उसके बाद अगर परीक्षा स्कीम की बात करूं तो जो अपनी परीक्षा है इसमें सामान्य ज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला एवं संस्कृति, दैनिक विज्ञान, गणित, समसामयिक मामले, मतलब जो अपना करंट अफेयर होता है वो, इन सब से प्रश्न आएंगे। और प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 100 होगी और कुल अंक भी 100 प्रश्नों के लिए 100 ही दिए जाएंगे। और जो आपको समय दिया जाएगा वो सिर्फ 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 की ऋणात्मक मार्किंग। मतलब मानो कि अगर आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, आपने एक क्वेश्चन सही किया और दूसरा गलत कर लिया, तो आपका जो 1 नंबर है उसमें से 1/3 अंक काट लिया जाएगा। 1/3 अंक काटे जाने का मतलब है कि उसमें से आपके 33.33% नंबर उड़ा दिए जाएंगे। ठीक है ना। जैसे समझो आप कि आपने 3 क्वेश्चन सही किए, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपके सही हैं, फिर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, तो अब इन 3 में से आपको सिर्फ 2 नंबर दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका इसमें से काट दिया जाएगा गलत के लिए। तो 1/3 की आपकी यहाँ पर निगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है भाई। चलिए, उसके अलावा बच्चा जो सिलेबस आपका रहने वाला है तो वो सिलेबस इन्होंने बिल्कुल साफ साफ तरीके से बताया है। आपको राजस्थान इतिहास के कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या राजस्थान इतिहास से पूछा जाएगा। तो प्रमुख सभ्यता एवं प्रमुख पुरातात्विक स्थल हो जाते हैं, प्रमुख राजवंश एवं प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धि आपसे पूछ लेगा। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति से आप सभी जानते हो कि हर जगह प्रश्न बनते हैं। तो 1857 की क्रांति से प्रश्न, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन व राजस्थान का एकीकरण, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व पूछ लेगा आपसे, है ना। और राजस्थान की कला एवं संस्कृति से स्थापत्य एवं चित्रकला पूछेगा, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, अभिनय पूछ लेता है, प्रमुख धार्मिक पंथ एवं लोक देवी देवता पूछ लेगा, सामाजिक जीवन से वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज पूछ लेता है, भाषा, बोलियां, साहित्य, कला एवं संस्कृति क्षेत्र से प्रमुख व्यक्तित्व, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था विशेषकर राजस्थान के संदर्भ में, तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, प्रस्तावना क्या है, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा होगा। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य,
है ना, राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, मतलब लगभग पॉलिटी अच्छी खासी आपसे यहाँ पर पूछी जा रही है, लेकिन रिलेट करके राजस्थान से पूछी जाएगी। राजस्थान का भूगोल वैसे ही सारा मतलब जो राजस्थान का भूगोल है वही आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, इंडिया वाला नहीं पूछा जा रहा है ना। हाँ, तो स्थान विस्तार, प्रशासनिक, भौतिक संरचना, वन संसाधन, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, वन एवं वन्य जीव संरक्षण, जलवायु वहां की कैसी है, मृदा के बारे में पूछ लेगा, है ना, अपवाह तंत्र, झीलें, प्रमुख फसलें, प्रमुख सिंचाई परियोजना, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, पर्यटन स्थल मतलब कौन से ऐसे स्थल हैं जो स्मारक है, पर्यटन है, जनसंख्या, आकार, वृद्धि, वितरण, घनत्व, मतलब जो वहां पर जनसंख्या है उसका जो घनत्व है वो कितना है, वहां पर आपसे पूछ लेगा कि उसका आकार क्या है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है या घटाव हो रहा है, लिंगानुपात कितना है, मतलब कितने प्रति क्या जो होता है ना अनुपात, जैसे कहीं पे 917 हजार का होता है, हजार के साथ में ये लिंगानुपात रखा जाता है, जो कुल संख्या होती है वो 1000 होती है। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में राज्य के विकास में उद्योग, कृषि, पशुपालन एवं खनिज क्षेत्र की भूमिका, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विशेषताएं, समस्याएं, राज्य की आय एवं बजट की अवधारणा, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा अकाल, राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजना एवं अधिनियम, विकास संस्थाएं, लघु उद्यम एवं वित्तीय संस्थाएं, पंचायती राज संस्थाओं की ग्रामीण विकास में भूमिका। तो ये सब आपके राजस्थान की अर्थव्यवस्था से हो जाता है। दैनिक विज्ञान का ऐसे सिलेबस हो जाएगा। गणित आपका 15 नंबर का आता है, तो गणित से भी क्वेश्चन आएंगे भाई। उसके अलावा राष्ट्रीय एवं राजस्थान राज्य के समसामयिक मामले, मतलब करंट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ, इसमें आपको 5 विकल्प दिए हुए रहेंगे, तो आपको अगर कोई सा भी नहीं आता तो आप ई की तरफ जा सकते हो। ठीक है। हाँ, यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया जाता है तो उसके लिए 5वां विकल्प ई को गोला गहरा करना होगा। मतलब अगर आप किसी प्रश्न को नहीं हल कर पा रहे हो, आपको नहीं पता है उसका उत्तर क्या है, तो आपको वहां पर जो 5वां विकल्प दिया जाएगा ई, उसको भरना होगा। ठीक है। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता तो ऐसे में 10% प्रश्न तक प्रत्येक प्रश्न के 1/3 अंक घटाए जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी आप ही का नुकसान है। अगर आपको उत्तर नहीं आता तो आप वहां पर 5वां विकल्प भर के आ सकते हो। अगर आप नहीं भर के आते हो तो आपके 10% प्रश्नों से, है ना, 1/3 अंक घटा दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को ये तो इनकी गाइडलाइन लिखी हुई है, तो इसको आप जाने दीजिएगा। ठीक है भाई। चलिए, तो ये अपना हो जाता है जरूरी सी क्या बोलते हैं सूचनाएं जो आपको देनी थी। उम्मीद है कि आपकी जितनी भी वनपाल को लेकर जैसी भी कोई भी क्वेरी होगी वो सारी ही क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। हाँ, एज लिमिट हो, मापदंड हो, सिलेबस हो या फिर डेट हो, मैं आपको सब बता चुकी हूँ। और एक बात कि इसमें जो डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं आपको खुद से ही बता देती हूँ। जो मोटा माटी डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपका CET का सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट। ठीक है। हाँ, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आप क्या बोलते हैं जनरल से अलग किसी भी कैटेगरी में आते हो तो जाति वाला भी लगता है, मूल निवास भी लगता है, तो वो सब आप अपने पास रखिएगा और फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ठीक है भाई। तो मिलते हैं आपसे फिर ऐसी ही किसी अच्छी खासी वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्रणाम। राधे राधे, जय हिंद। अच्छे से ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। राधे राधे।